भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान में हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और साथ ही बताते हैं आपको कामयाब किसान के बारे में। आज के कार्यक्रम में खेती किसानी में सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे से मीठे रसीले फल स्ट्रॉबेरी के बारे में, कैसे इसका प्रसंस्करण कर हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। इसके बाद जानकारी देंगे आपको बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र के बारे में और अंत में मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी पूरी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय है। जी हाँ, अपने फ्लेवर और अपने स्वाद की वजह से इसे काफ़ी पसंद किया जाता है और धीरे धीरे हमारे देश में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर इसे प्रसंस्कृत किया जाए तो हमारे किसानों को मोटा मुनाफा हो सकता है। तो कैसे छोटे से फल से हमारे किसान बड़ा मुनाफा ले सकते हैं और इससे जुड़ी कौन कौन सी विशेष बातें हैं, आइए जानते हैं।
औषधि गुणों से भरपूर स्ट्रॉबेरी दुनिया भर में लोकप्रिय है। इसके लगातार सेवन से कई गंभीर बीमारियों में आराम मिलता है। हालांकि इसकी फसल भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा ली जाती है, लेकिन आधुनिक कृषि की शैली ने इसे पहाड़ों से मैदानों तक ला दिया है। अब इसकी खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ली जा रही है। इसकी खेती करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। स्ट्रॉबेरी के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। नाजुक फसल होने की वजह से इसे ग्रीन हाउस में लगाना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। किसान अगर इसकी खेती खुले में करे तो क्यारियों में लगाना ठीक रहता है, जिससे जल निकासी के बेहतर इंतजाम किए जा सके। पौध रुपाई से पहले खेत से खरपतवार पूरी तरह से हटा दे। रुपाई के समय पौधों के बीच की दूरी किस्म और मिट्टी पर निर्भर करती है। साथ ही स्ट्रॉबेरी की रुपाई सितंबर से नवंबर माह के मध्य की जाती है। सितंबर के पहले सप्ताह में खेत की 3 बार अच्छी जुताई कर ले। बेहतर उत्पादन के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। पोटाश और फास्फोरस की प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। स्ट्रॉबेरी की पौधों को सर्दी यानी पाला लगने से बचाने के उपाय करना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी से होने वाले रोगों से बचाने के लिए पौधों की जड़ों को डाइथेन M45 से 10 मिनट तक शोधित करके छाया में सुखा ले। स्ट्रॉबेरी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहे। इसमें आमतौर पर तेला, माइट, कटवार्म या सूत्रकृमि जैसे कीटों का खतरा रहता है। डाइमेथोइड या डिमेटॉन का इस्तेमाल करके इन कीटों पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह फलों पर भूरा फफूंद रोग या पत्ती धब्बा रोग से बचने के लिए फफूंदनाशक रसायन छिड़क सकते हैं। किसान दवा का इस्तेमाल हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही करे। अब बात फल तुड़ाई और प्रबंधन की। मैदानी क्षेत्रों में फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च माह तक फल पकने शुरू हो जाते हैं। पकने के समय फलों का रंग हरे से लाल रंग में बदलना शुरू हो जाता है। जब फल का आधे से अधिक भाग का लाल रंग का हो जाए, तब तुड़ाई का उचित समय होता है। फलों की तुड़ाई करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। रोगी व क्षतिग्रस्त फलों की छटनी अवश्य करनी चाहिए। फल तोड़ने के तुरंत बाद 2 घंटे शीत भंडारण करने से फलों की भंडारण अवधि बढ़ जाती है। अगर बाजार में स्ट्रॉबेरी का दाम अच्छा नहीं मिलता है तो किसान इसे प्रसंस्कृत करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। बाजार में इसके लिए कई तरह की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध है, या फिर किसान सहकारी संस्था से जुड़कर भी अपनी फसल का अच्छा दाम निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कुछ इसी तरह से किसानों की आय 2 गुनी की जा रही है। महाबलेश्वर तहसील में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन लेने वाले किसान बड़ी संख्या में हैं। कई सालों से मैं स्ट्रॉबेरी की फसल ले रहा हूँ। इससे हमें अच्छा मुनाफा होता है। जब स्ट्रॉबेरी के भाव गिरते हैं, तब किसानों की सहकारी संस्था मधुसागर उचित भाव देकर किसानों से स्ट्रॉबेरी खरीद लेती है। इससे किसानों का नुकसान नहीं होता है। इस तरह से किसान बाजार की व्यवस्था को समझकर और प्रसंस्करण करके कई गुना लाभ कमा सकते हैं। तो जाना आपने कि स्ट्रॉबेरी से हमारे किसानों को किस तरह के फायदे हो सकते हैं और कैसे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ ही हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। बीस वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है ABU रोबोकॉन। उत्साह के साथ नई तकनीक और रोमांच को समेटे पूरी तरह तैयार है रोबोकॉन 2022 के लिए IIT दिल्ली। रोबोकॉन 2022 का विशेष प्रसारण दूरदर्शन पर। वहाँ चले खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में, थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा।
अपनी लुगाइयों को घूंघट में रखना है तो घर में रखो, ऐसे रोड पे मत आना। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं घूंघट नहीं लूंगी। अरे पूरे इलाके में नाम है उसका। चिंता मत करो, बड़ी होके बहुत खुश रहेगी माँ। गलती हो गई मारी छोरी से, उसकी तरफ से मैं माफी मांगू। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार संस्कार 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार 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 ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। वाराणसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया। इससे हमारे किसानों और पशुपालकों को काफी लाभ होगा, क्योंकि आसपास के गांव के पशुपालकों से अब गोबर खरीदा जाएगा, जिसका इस्तेमाल इस संयंत्र में किया जाएगा। और किस किस तरह के इससे लाभ होंगे, आइए जानते हैं। पशु हमारे देश में समृद्धि का प्रतीक रहे हैं। आज भी भारत के करीब 8 करोड़ किसान या पशुपालक इनसे ही अपनी जीवनचर्या के लिए आय अर्जित करते हैं। पशुओं से जहां दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती को आसान बनाया जाता है। इसीलिए डेयरी व्यवसाय लगातार फलता फूलता जा रहा है। इस क्षेत्र में 4 कदम आगे चलने के लिए हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। करीब 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री जी ने दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ संयंत्र रामनगर वाराणसी के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस संयंत्र से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल दूध प्रसंस्करण के लिए किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक पोर्टल और लोगो लॉन्च किया, जो दुग्ध उत्पादों की अनुपालन मूल्यांकन योजना के प्रति समर्पित है। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में बनारस काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मवेशियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में कहा। 6 से 7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहला पशुपालन देश के छोटे किसान की अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। भारत के डेयरी उत्पाद विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। साथ ही पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा हमारा पशुधन बायोगैस, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है,
जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश के डेयरी सेक्टर पर पड़ेगा। दूध की शुद्धता के प्रमाण के लिए देश भर में एकीकृत व्यवस्था और उसका लोगो भी जारी हुआ है। इस तरह से ये सारी विधाएं मिलकर हमारे देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो भी आपने जाना कि कैसे हमारे पशुपालकों को इससे काफी लाभ होने वाला है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त पर एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा। यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फौजी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं। 2 बेटी पैदा करके हमरा सर पे लाद दी है। आज तक एक भी भ्रूण हत्या जैसा पाप हमारे गांव में नहीं हुआ है। पिंटू जी हमको पसंद है। दूसरी बेटी जब होने को थी तो मुखिया जी ने कहा था कि डॉक्टर से चेकअप करवा लो, लड़की हुई तो ऑपरेशन करवा लेना, लेकिन नहीं। ये लड़की मत हुई, अपने सामने भ्रूण हत्या तो नहीं होने देगी। सौ भाइयों की लाडली। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं कामयाब किसान की कहानी पर। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कामयाब किसान सुनील फौजी से, जिन्होंने अपने जीवन के 16 वर्ष देश सेवा में लगाए और अब कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, किस तरीके से उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाई है और अपने क्षेत्र में नाम कमाया है और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। स्वस्थ शरीर के पीछे शुद्ध आहार की अहम भूमिका होती है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है।
मौजूदा समय में बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थों में या तो मिलावट होती है या फिर वो रासायनिक उर्वरक से तैयार फसल उत्पाद होते हैं, जो शरीर ही नहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। लगातार ये समस्या गहराती जा रही है, लेकिन इसका समाधान भी है और वो है प्राकृतिक खेती। इस खेती में तैयार होने वाले उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी है। इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक किसान प्राकृतिक रूप से फसलें तो उगा ही रहे हैं, साथ ही इनसे शुद्ध उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में 16 साल देने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव भमौरी के किसान सुनील जी अब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही वो प्राकृतिक रूप से कई तरह के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं, जिनकी मांग दिल्ली ही नहीं आसपास के कई शहरों में भी है। सुनील जी के यहाँ देसी मक्का, प्राकृतिक सिरका, कई तरह का गुड़, देसी शक्कर, देसी उड़द व मूंग दाल और मसाले मिल जाएंगे। सुनील जी गुड़ के कई फ्लेवर बनाते हैं, जिनमें वे इलायची, अजवाइन मिलाकर तैयार करते हैं, जो सेहत के हिसाब से बहुत गुणकारी है। सुनील जी ने कैसे शुरू किया ये सफर, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैंने 16 साल बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से देश की सेवा की, देश की मिलिट्री में, सेना में, और उसके बाद काफ़ी जो हमने चिंतन किया, जो देखा, विश्वव्यापक ग्लोबल इशूज़ के ऊपर हमने काम किया, पोल्यूशन के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर, और हमारी जो धरती माता की जो क्षमताएं कम होती जा रही हैं, अनेकों प्रजातियां बहुत ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह से हमने जो ये देखा है मिलिट्री में रहते हुए, उसको हमने यहाँ पे प्रयास किया अपनी खेती में आकर के कि किस तरह से खेती के माध्यम से इन इशू पर काम किया जा सके। मैं 16 साल वहाँ पे गौरव में सेवा देने के बाद में अपने यहाँ गांव आया और गांव में मैंने देखा कि खेती जो है काफ़ी बिगड़ रही है और इस खेती के उत्पादन से हमारी अनेकों बीमारियाँ फैल रही हैं, पशुओं में, जीव जंतुओं में, आदियों में। तो उस सब के कंट्रोल के ऊपर जो हमारा चिंतन रहा, वो मैंने पाया कि जैविक खेती इन सब का सॉल्यूशन है। जैविक खेती केवल एक खेती नहीं है, एक जीवन शैली है, और वर्तमान में जो रासायनिक खेती हो रही है उससे ना बीमारियों के अलावा, पोल्यूशन के अलावा किसान की आमदनी भी बिल्कुल ना के बराबर है। इस आमदनी को दुगना करने के लिए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ऋणों में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, उससे मुक्त कराने के लिए जो हमारा विशेष चिंतन रहा, उसको हमने जैविक खेती के माध्यम से, और इसके उत्पाद जो कि विश्वव्यापक बाज़ार में काफ़ी मांग है जिनकी, और हमारा दिल्ली और उसके आसपास का जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें विशेष मांग है, उनके हिसाब से हमने डेवलप किया। जैसा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ और ये गन्ने की बेल्ट है, तो मैंने गन्ने को ही व्यवसाय के रूप में यहाँ पर विशेषकर चुना है। गन्ने से हम अनेकों प्रकार का अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग सुगंध में वैल्यू एडिशन करके गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरके का निर्माण कर रहे हैं। और ताज़ा गन्ने का रस भी हम यहाँ से जो है ऑर्डर पर सप्लाई करते हैं, और उसके लिए हमने कई अपने रस कोल्हू जगह जगह पर स्थापित किए हैं। इससे हमारी आमदनी तो 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी तक बढ़ी है। सुनील जी इस समय करीब 20 बीघा स्वयं की व 20 बीघा दान में मिली जमीन पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक शैली है जिससे आय में इजाफा तो होता ही है, साथ ही लोगों को सेहतमंद आहार भी मिलता है। सुनील जी ने अपने फार्म हाउस में कुछ महिलाओं को भी रोजगार दे रखा है। वो मानते हैं इससे महिलाएं सशक्त तो होगी ही, साथ ही उनकी आय में इजाफा भी हो सकेगा। उस पैसे का जो बढ़ी आमदनी है, उस पैसे का हमने प्रयोग किया है गाँव की बेरोजगार जनता को और विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने में। हमारे इस फार्मों में तकरीबन 6-7 महिलाएं जो बेरोजगार थी और जिनको और दूसरे फील्ड में कहीं जगह नहीं है, उनको कोई काम करा नहीं सकता है, उनको छोटे छोटे हमने कामों में यहाँ पे लगाया। हमने दाल बनाने के लिए बड़ी मशीन के स्थान पर छोटी हाथ से चलाने वाली चक्की यहाँ पे लगाई हैं। गाय के गोबर से बनाने के लिए हमने समिधाएँ बनाई हैं, यहाँ पे उपले बनाए हैं, और जैविक खाद बनाया है जिसे घनजीवामृत कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 10-12 लोग यहाँ पे हमेशा, विशेषकर महिलाएं काम करती हैं, उनको रोज़गार देने में उस पैसे का सदुपयोग यहाँ पे हो पाया। मुझे
बड़ा अच्छा लगता है कि जो कार्य हमने किए हैं उससे हमारी आमदनी तो बढ़ी ही है, और साथ में उन बेरोजगारों को जिनको 10-10 रुपये भी तकरीबन नहीं मिल पाते थे, उनको अब कम से कम जो है 250, 300, 400 तक उनकी क्षमता के अनुसार पैसा यहाँ से प्रतिदिन मिलता है। सुनील जी का ये कदम अब भी देश सेवा से निहित है। जहां एक ओर वो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, वहीं मानव सेवा में भी अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। तो देखा आपने सुनील फौजी किस तरीके से दूसरे किसानों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी उनके जीवन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं, इससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।